नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि हम लोग BS का सेट कर रहे हैं, तो आज है हमारा सेट नंबर 10। इससे पहले 9 वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप जाके 9 वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये 10वां सेट लगाइए और अपना स्कोर जो है सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। इससे हमको वीडियो बनाने का कम से कम हिम्मत मिलता है कि हाँ वीडियो बनाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 10 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन, पहला है हमारा जीके से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है। इससे आपको होगा क्या, आपको क्वेश्चन याद रहेंगे और यही यानी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यही क्वेश्चन रहेगा बस। क्वेश्चन ऑप्शन हो सकता है अलग रहे, लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा मिलान करने के लिए। देखिए जीके से है, ऋतु है और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना है, तो कौन से महीना में कौन सा ऋतु आता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए एक का एक बसंत ऋतु जो है चैत बैसाख में आता है, ठीक है, चैत बैसाख में। और ये ग्रीष्म जो है सो आता है जेठ आषाढ़ में, और वर्षा जो आता है, वर्षा आता है सावन भादो में, और शरद आता है आश्विन कार्तिक में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर है हमारा कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो आप पहले पढ़िए। देखिए जूल शक्ति का मात्रक होता है, नहीं ये तो गलत है। शक्ति का तो वाट होता है। और दूसरा है हमारा क्या, न्यूटन शक्ति का मात्रक नहीं, न्यूटन तो बल का होता है। हाँ देखिए न्यूटन बल का मात्रक, देखिए ये सही है। तो इस तरीके से लगाना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। के. ए. नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 से। और अनुच्छेद हमारा 21 जो आता है मौलिक अधिकार में आता है, जो कि 12 से 35 में है, भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा मालिक कफूर। मालिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, और ये इसको गुजरात से खरीद के लाया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 1000 दिनार में, इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर है भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो पहली बार जो भारत ने स्वर्ण पदक जीता था 1928 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एम्स्टर्डम में जीता था, ठीक है, 1928 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है हमारा, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटामारू की प्रवेश को अनुमति से इनकार कर दिया है। तो ये जो जगह पड़ता है कनाडा के साइड में, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कनाडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहले पढ़ लीजिए आप लोग जितना भी ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। देखिए 2 और 3 में क्या है, यूपीएससी के बारे में पढ़ लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी, ठीक है, ये सही है। 1935 में संशोधन हुआ था उसी टाइम में। देखिए नेक्स्ट है हमारा, संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 में आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। सही बात है, 378 का 1 में यूपीएससी को यानी कि जाना जाता है, आर्टिकल 378 में है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। देखिए करंट अफेयर से है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का
कौन सा स्थान मिला है? देखिए इसमें जो भारत को स्थान मिला है 39वां स्थान मिला है, ठीक है। और इससे पहले सेट में बताया था विश्व बौद्धिक संपदा, उसमें भारत 42वें स्थान पे है, ठीक है। तो यह रैंकिंग याद रखिएगा आप लोग। देखिए पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो जो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। अगर इंडिया की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर अभी बी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। देखिए 10 नंबर है हमारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू किया जा रहा है? तो अभी जो है सो अबू धाबी कहाँ पड़ता है? ये यूएई में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। देखिए रीजनिंग से है, 10 नंबर आपका रीजनिंग से रहेगा, ठीक है। देखिए अनानास एक फल है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। स्प्राइट एक पेय पदार्थ है, स्प्राइट जो दुकान में खरीदते हैं उसी की बात हो रही है। तो एवोकाडो क्या है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग कि एवोकाडो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवोकाडो एक फल है, ठीक है, फल है एवोकाडो। चलिए नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। देखिए कह रहा है कि 3 अक्षर एक जैसा है लेकिन एक असंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। देखिए रीजनिंग है, बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे बता देता हूँ। देखिए डी के बाद एफ हो रहा है, DEF, फिर 2 गैप है, GHI 2 गैप है, तो उसी तरीके से सब में है। लेकिन ये जो ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा, ये डी नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए 49 से 54 हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, बीच में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है। देखिए एक के बाद एक रिलेशन इसमें दिख रहा है हमको, 49 से 44 हुआ, ठीक है, और यहाँ 54 से 59 हुआ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये घट रहा है, तो अगला नंबर यहाँ भी घटने वाला है। कितना घटा है? 5 नंबर, तो 5 नंबर घटाएंगे तो 39 हो जाएगा, 13 का डी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें आकृति गिनना, यानी कितने त्रिभुज हैं ये गिनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 त्रिभुज। नेक्स्ट है, अब देखिए इसको जोड़ना है, तो देखिए इसको जोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे ऊपर में जो डैश और डैश नहीं दिया रहता तो आप जोड़ के लिख देते, सॉरी आप जोड़ के लिख देते तो हो जाता वो 0.8। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दिया है, तो आप देखो इसको कैसे जोड़ोगे पता है? आप पॉइंट को हटाओगे तो 5 बटे अथी के बदली, स्लैश के बदली 9 लिखाएगा, ठीक है, प्लस 3 बटे 9 लिखाएगा। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, 8 बटे 9 आ जाएगा, 15 का सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें से कौन भिन्न है? देखिए आप अगर सभी को देखेंगे तो सभी ये रेखा और ये रेखा के बीच 90 डिग्री का कौन बना रहा है? देखिए इसमें भी बना रहा है, इसमें भी बना रहा है, लेकिन इसमें नहीं बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, ये न 135 का बना रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर, 17 नंबर है हमारा, ABC का औसत 40 वर्ष है। देखिए एवरेज निकालने का क्या होता है ट्रिक? देखिए जैसे बोला ABC का औसत 40 वर्ष है, ठीक है, तो 3 का औसत है उतना, यानी कि अगर तीनों का उम्र जोड़ेंगे ABC का तो 120 बरस हो जाएगा, ठीक है। और A और B का औसत 35 वर्ष है, तो A और B का 35 वर्ष है, तो 35 वर्ष 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 का दिया हुआ है A और B का, तो और A और B का आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है। तथा B और C का औसत 42 है, तो और B और C का जब जोड़ेंगे तो यानी कि इसका 42 दूना 84, तो ये दोनों का उम्र 84 है। तो B का उम्र पूछा है, देखिए इसमें एक B है, इसमें भी एक B है, सॉरी एक A है, B है, इसमें एक B है, C है। देखिए अगर इसको जोड़ देंगे तो A और B और C आ जाएगा, लेकिन B जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, A 2B और C हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद और उसके बाद जोड़ दीजिएगा, उसमें इसमें घटा दीजिएगा 120 में, ठीक है, तो B एक बचेगा और B का मान निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 बरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। देखिए एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना उसने गलत किए। यदि कुल उसने 48 प्रश्न सही किए तो बताइए सही प्रश्न, सॉरी कुल 48 प्रश्न थे,
किए तो बताइए कि सही प्रश्न कितने हैं। देखिए उससे 2 गुना गलत कर रहा है। अगर 16 का आप 3 से भागा दे देंगे, क्योंकि 2 गुना तो यहाँ आ रहा है और 1 गुना उसने सही किया होगा, तो 2 1 3 गुना, तो 3 से भागा दीजिए। देखिए 16 16 उसने सही किया और 32 उसने गलत किया, 2 गुना गलत किया। दिख रहा है आपको? क्या पूछा है बताइए, सही प्रश्न कितने किए? तो 16 किए। कहाँ पे है 16? देखिए 16। चलिए नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। देखिए त्रिभुज आयत, देखिए त्रिभुज जिस प्रकार संबंधित है आयत से, उसी प्रकार अगला अगला संबंधित होगा। देखिए त्रिभुज में कितना होता है? 3, और आयत में 4। तो उसी तरह देखिए पंचभुज षटभुज, हाँ ये सही है। देखिए इसमें 5, इसमें 6, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर देखिए सबका क्या कह रहा है? जोड़ का मतलब गुना, गुना भाग का मतलब गुना, भाग भाग का मतलब घटाना। तो उन सब जगहों पे आप जो जो बोल रहा है, इसके बदले ये, उसके बदले वो, पहले वो आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जो जो भी है, और उसके बाद निकाल लेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा डी नंबर। देखिए हिंदी 10 नंबर हिंदी से रहेगा। मुहावरा है हमारा पहला क्वेश्चन, घोड़े पर चढ़े आना। घोड़े पर चढ़े आना, तो इसका हो जाएगा उतावला में आना, उतावली में आना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 22, मन को मोह लेने वाला। ठीक है, तो मन को मोह लेने वाला उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे मनमोहक। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक स्मरण लिखा। तो इसमें कौन सा काल है ये बताना है आपको। तो इसमें जो काल है आपका आसन्न भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल है लेकिन आसन्न है। 24, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य यानी कि एक ही में 2 वाक्य है। देखिए इसमें इसमें है। ठीक है, डी में, वहां जाइए और बैठिए। ठीक है, जाइए बैठिए, 2 चीज आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को इसके लिए हिंदी का पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर है हमारा। देखिए पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि निशा, निशा का पर्यायवाची क्या होगा? तो निशा का जो पर्यायवाची होता है रात्रि होता है, रात का मतलब निशा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26। देखिए भरने के लिए दे रहा है स्त्रीलिंग, सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। देखिए स्त्रीलिंग पूछ रहा है और भरने के लिए, उसके चेहरे पर डैश लगातार गिर रही है। तो कूड़ा तो होगा नहीं, छप्पर तो होगा नहीं, ताज तो होगा नहीं, बूंदे, उसके चेहरे पर बूंदे लगातार गिर रही है। देखिए इसमें शुद्ध शब्द चयन करना है। रचयिता कैसे लिखाता है इतना मालूम होगा आप लोग को। देखिए रचयिता इस तरह से लिखाता है, ये मत कर दीजिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 28, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द संगीतक कैसे लिखते हैं? तो संगीतक जो लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29, समूल नष्ट करना। तो समूल नष्ट करना जो होगा वो हो जाएगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, यानी सब चीज एक तरह से नष्ट कर देना, कुछ रहेगा नहीं और ना ही कुछ होगा। समूल नष्ट करना मतलब सभी नष्ट कर देना, समूचा नष्ट कर देना। ठीक है। अब देखिए कौन सा व्यंजन उष्म उष्म नहीं है? तब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा व्यंजन इसमें उष्म है। तो इसके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा हिंदी का ग्रामर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौ जो है सो उष्म। देखिए अब बहुत तरह का व्यंजन होता है, अल्पप्राण व्यंजन, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए 5 नंबर आपका इंग्लिश से रहने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, कौन सा? देखिए सोलेमन इस तरीके से लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32, अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मतलब एंटोनिम, किसका पूछा है? बी ग्राइम, तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा हमारा क्लीन। ठीक है। नेक्स्ट है 33, सेम एज द गिवन वर्ड। सिनोनिम पूछा है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पैसियोनेट। पैसियोनेट का जो सिनोनिम हो जाएगा हमारा फर्वेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। देखिए पढ़िए, वेदर ऑफ साउथ इंडिया इज मोर हॉटर देन दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया।
नो एरर। तो देखिए इसमें जो एरर आपका हो जाएगा बी, इसी में एरर है, बीदर ऑफ साउथ इंडिया इज मोर। हमको लगता है यहाँ मोर का प्रयोग नहीं होगा, कोई दूसरा प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है ये बताना है आपको। तो देखिए क्रेडल ऐसे होता है, अनक्शन ऐसे होता है, विलफुल इस तरह से नहीं होता है, फ्रूटफुल भी होता है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। विलफुल इस तरीके से नहीं होता है, WILL होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36। 15 नंबर आपका कंप्यूटर से रहने वाला है, 15 नंबर। तो आप लोग को कंप्यूटर पे ध्यान देना है, अच्छा से देखिए। बफरिंग क्या है? तो जब बफरिंग, अगर आपका नेट स्लो होगा तो उस टाइम में बफरिंग लिखता है, वीडियो नहीं चलता है, बफरिंग लिखेगा 1 से 100 तक होगा तब फिर चलेगा। तो बफरिंग जो हमारा होता है, डिस्क से पढ़े गए ब्लॉक को अस्थायी रूप से मेमोरी में संग्रहित करना। देखिए कुछ आवाज़ हो रहा है, दीपावली का दिन है अभी, ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। डिस्क से पढ़े गए ब्लॉक को अस्थायी रूप से मेमोरी में संग्रहित जब करेंगे अस्थायी रूप से, तो उसी को बफरिंग करते। देखिए इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है पूछ सकता है। देखिए डिस्क से पढ़े गए ब्लॉक को अस्थायी रूप से मेमोरी में संग्रहित करना। अस्थायी ध्यान रखना है कि अस्थायी होगा, ठीक है, बफरिंग। तो याद मतलब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 37 है हमारा, इनमें से कौन नेटवर्क पहचान का हिस्सा है? तो नेटवर्क अगर आप पहचानना है तो उसका यूजर आईडी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यूजर आईडी रहेगा तो उससे आप पहचान जाएंगे कि क्या चीज़ का है। चलिए नेक्स्ट है 38। 38 है कि कौन आपको दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने और लॉगिन करने की अनुमति देता है? तो देखिए टेलनेट जो है, टेलनेट वो आपको कंप्यूटर से कनेक्ट भी कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं टेलनेट की मदद से। बाकी बात ये SMTP जो है सो ईमेल के लिए है, आप मैसेज सेंड करने के लिए। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 39, वैज्ञानिकों या आविष्कारकों में से किसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का जनक कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का जनक जो है इवान सदरलैंड को कहा जाता है, इवान सदरलैंड। और कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं कंप्यूटर जनक के? चार्ल्स बेबेज को। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के पिता, तो वो होता है एलन ट्यूरिंग। तो इन सब चीज़ों पे भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर। दो डिवाइस एक नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनते हैं? देखिए अगर दो डिवाइस को हम लोग एक नेटवर्क का हिस्सा बनाना है तो उसमें क्या क्या प्रयोग करने पड़ते हैं? तो देखिए इसमें जो करना पड़ता है, एक डिवाइस में चल रही प्रक्रिया दूसरी डिवाइस में चल रही प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करेंगे, सक्षम होगा उस करने में, तो उसी को कहते हैं दो डिवाइस एक नेटवर्क का हिस्सा बनना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 41। 41 है हमारा कि IDS या IPS पर चर्चा करते समय हस्ताक्षर क्या है? तो देखिए इसमें जो आप हस्ताक्षर करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हमला परिभाषा फाइल, ठीक है, एन अटैक डेफिनेशन फाइल। देख लीजिए एक बार फिर से क्या है, IDS IPS में हस्ताक्षर क्या है, तो ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। चलिए 42 है हमारा कि बीट मैप निम्न में से किसका एक संग्रह है जब जो एक छवि का निर्माण करता है, ठीक है। तो यानी छवि मतलब इमेज, फोटो का निर्माण करता है। तो बिटमैप जो हमारा है, सॉरी, बिटमैप जो हमारा है, देखिए बिटमैप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्सल। देखिए आप अगर कोई फोटो खींचते हैं तो कहते हैं कि मतलब इतना पिक्सल का कैमरा है, इतना MB में फोटो आता है हमारा, तो उसी को कहते हैं बिटमैप, ठीक है। अब वही फोटो यानी कि वर्णन करता है कि फोटो कितना KB का है, कितना MB का है, उसी को हम लोग पिक्सल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 43। 43 है कौन सा लक्षण आपके सिस्टम के एडवेयर से प्रभावित होने का नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा
सिस्टम को बार बार रीस्टार्ट करना इस एडवेयर से प्रभावित नहीं होता। बाकी बात देखिए, ब्राउज़र बार बार क्रैश हो सकता है एडवेयर से, वेब ब्राउज़र धीमी गति से कार्य कर सकता है, वेबसाइट लिंक उपयोगकर्ता का इच्छित साइट के विपरीत रीडायरेक्ट करती है, लेकिन बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत एडवेयर में नहीं है। ठीक है। 44, दो अलग अलग वर्चुअल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल एरिया नेटवर्क क्या कहते हैं, यानी कि देखिए VAN, ठीक है, के बीच संचार स्थापित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं वर्चुअल एरिया नेटवर्क का, वो करते हैं TDM फ्रेम टैगिंग और टेबल रख रखाव के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 45, कौन सा आइकन MS वर्ड 365 में डिजाइन मेनू का हिस्सा है। देखिए, अब किसका कौन सा हिस्सा है, किसमें क्या आता है, ये सब पूछा गया था पहले प्रीवियस ईयर में। तो ये 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है बता पाना। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए ऑप्शन पहले आप लोग, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थीम, रंग, फॉन्ट, प्रभाव और पृष्ठ सीमाएं बदलने के लिए आइकन। किस में, याद रखिए डिजाइन मेन्यू में। ठीक है, डिजाइन मेन्यू में। चलिए 46, संदर्भ मेनू में कौन सा विकल्प आपको कॉपी किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग हटाकर MS वर्ड 365 में पेस्ट करने की अनुमति देता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं 46 का। तो 46 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेन टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करने के लिए। ठीक है, याद रखना आपको Ctrl+V से हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करते हैं। शॉर्टकट की हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। शॉर्टकट की आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो रहेगा, तो आप जाके देख लीजिए, एक ही वीडियो में आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 47, एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस एंटर करने का सामान्य स्थान कौन सा होता है। तो देखिए आंसर हो जाएगा 2। एक ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस इंटर करने का सामान्य प्रस्थान होता है 2। किसको भेजना है आप इसी में लिखेंगे 2 में। ठीक है। बाकी बात, CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, एक होता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सब ईमेल के लिए है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 48, कर्नेल के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कर्नेल के बारे में कौन सा कथन गलत बताना है। देखिए, वह एक कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित यूटिलिटीज का समन्वय करता है, ये सही है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है, नहीं, ये गलत है, सभी को नियंत्रित नहीं कर सकता है कर्नेल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 49, हाँ देखिए, क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच क्या समानता है। आप लोग क्रोम यूज करते हैं, गूगल क्रोम। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपेरा को क्या बोलते हैं। पहले के लोग ओपेरा भी यूज करते थे, तो उसको बोलते हैं ब्राउजर, और ब्राउजर को बोलते हैं वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर, यानी कि अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं रहेगा तो आप कोई साइट नहीं खोल सकते हैं, वेब ब्राउजर का होना जरूरी है। क्रोम जो हमारे पास होता है वो गूगल का है। ठीक है, तो उसमें आप जाने के बाद ही गूगल खोल सकते हैं, गूगल आप ऐसे नहीं खोल सकते हैं, उसके लिए आपको ब्राउजर चाहिए। ठीक है, कोई भी सर्च इंजन के लिए ब्राउजर चाहिए होता है, तभी आप उसको सर्च खोल पाएंगे। देखिए, MS एक्सेल 2060 निम्नलिखित फीचर में से किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है। देखिए, केंद्र में रखना है कंटेंट को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, देखिए यहीं पे दिया गया है, क्या दिया गया है, हाँ देखिए, मिलाने के लिए, तो मिलाने के लिए हम लोग मर्ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और केंद्र में रखने के लिए सेंटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप कुछ क्वेश्चन भी पढ़ के अच्छा से और बिना नहीं जानते आंसर फिर भी मार सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग एग्जाम में। चलिए 51 देखिए हमारा ट्रेड से है, 50 क्वेश्चन ट्रेड से है, और आप लोग को बताना है कि आज पूरा कितना स्कोर आप लोग का आता है इसमें या आया है। आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे PDF
आप ले सकते हैं, वहाँ पे PDF सारा का सारा भेज दिया जाएगा। देखिए ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है। तो जो ओवरहेड किसको किसको बोलते हैं, आपके गांव में अगर बिजली आती होगी तो ऊपर ऊपर जो तार आता है उसी को बोलते हैं ओवरहेड वितरण लाइन। वितरण यानी कि आपको वितरण कर रहा है। तो इसका जो लाभ होता है हमारा कि भीड़ भाड़ इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। आपके गांव या आपके शहर मोहल्ला में अगर भीड़ है, ठीक है, ज़्यादा घर है, तार उर है, तो उसी के लिए ओवरहेड लाइन बना गया है। आप नीचे अंडरग्राउंड खोदेगा तो नहीं, उतना भीड़ भाड़ इलाका में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट 52, थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, डीएरेटर होता है थर्मल पावर प्लांट में, तो उसका प्रयोग करते हैं फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का काम होता है फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 53। 53 है हमारा, विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। तो अगर हम चलाते हैं कोई विद्युत संयंत्र तो वही पूछ रहा है कि परिचालन लागत तो निर्भर करेगी वो उत्पादन इकाइयों की संख्या पर। ठीक है, कितना आप यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। चलिए 54, डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी यदि आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए पोल की संख्या किसके बराबर होती है, देखिए A बराबर P, ये किस में होता है, ठीक है, और एक होता है A बराबर 2। देखिए तो A बराबर P जो होता है ये होता है लेप बाइंडिंग में, और A बराबर 2 होता है समांतर पथों की संख्या, वो होता है वेव बाइंडिंग में। तो आपसे पूछा है बराबर, तो बराबर होगा लेप में, तो देखिए ऑप्शन लेप कहाँ है, देखिए यहाँ पे डी पे लेप बाइंडिंग, लेप कुंडलन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 55, किस प्रकार की बाइंडिंग में कुंडलियां एक दूसरे के परस्पर छादित होती है। तो ये जो हमारा होता है चेन बाइंडिंग, चेन बाइंडिंग। ठीक है, देखिए ये हमारा 12 वोल्ट डीसी प्रचालित रिले कंट्रोल पैनलों में उपयोग की जाती है। कंट्रोल पैनल में इसके परिचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है। तो देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन और रेक्टिफायर और बैटरी, ये सभी का यानी कि उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा 57, मीट्रिक प्रणाली में SE तांबे के तार का आकार पूछा है, व्यक्त किया जाता है। तो आकार जो हम लोग व्यक्त करते हैं वो करते हैं व्यास मीटर में, व्यास मिलीमीटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 58, डीसी जनरेटर पर लो हानि के प्रभाव से होती है। तो लो हानि किसके प्रभाव से होती है, तो अगर दक्षता की हानि होगी डीसी जनरेटर में तो आपका लो हानि भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 59, किसी डीसी मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों की परिवेष्टन डैश किया जाता है। तो ये करते हैं पोल्स के चारों ओर। देखिए डीसी मशीन का जो कुंडली होता है उसका जो बाइंडिंग करते हैं हम लोग, तो पोल के चारों ओर करते हैं। कहाँ करते हैं, पोल के चारों ओर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 60 नंबर, डीसी जनरेटर द्विक परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। तो जब द्विक परिवर्तन होता है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत क्रमानुपाती। नेक्स्ट है 61, मोटा इंसुलेशन आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए। यह स्लॉट लाइनर और बेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको जो हम लोग कहेंगे पैकिंग स्ट्रिप। ठीक है, लाइनर और बेज के बीच में जो प्रयोग होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग स्ट्रिप। नेक्स्ट है 62, 0.75 मीटर लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर इतना फ्लक्स वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। तो कंडक्टर पर लगने वाले बल F का मान पूछा आपसे, गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर है, I बराबर दिया गया है। ठीक है, ये फ्लक्स फाई बराबर दिया गया है और ये लंबाई दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप लोग F निकाल लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट है हमारा 63,
63 है हमारा, किसी डीसी शंट मोटर यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है तो टार्क समान बना रहता है, तो क्या प्रभावित होगा। तो देखिए यहाँ पे डीसी शंट मोटर में वोल्टेज अगर आधा करते हैं, टॉर्क समान रहता है, तो गति भी आधी हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज के समानुपाती होती है गति, और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वोल्टेज आधा करेंगे तो वोल्टेज के तो होता है व्युत क्रमानुपाती करंट, तो आप करंट दोगुना हो जाएगा, वोल्टेज आधा करंट दोगुना। ठीक है, और वोल्टेज आधा तो गति आधी। अगर आप किसी चीज़ का वोल्टेज घटा देते हैं तो वो मशीन धीरे धीरे, यानी कि उसका स्पीड कम नहीं जाता है, बिल्कुल कम जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 64, डीसी आर्मेचर कुंडलन डैश की कोटियों का होता है। तो डीसी जो आर्मेचर कुंडलन होता है, लैप और वेव, ठीक है, लैप और वेव यही दोनों होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 65, देखिए, पूरी तरह से समावित किए गए राइजिंग मेंस एल्यूमिनियम बस बार के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि ऊर्ध्वाधर रन कर सके। देखिए ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है और लंबवत ऐसा होता है सीधा। उच्च वोल्टेज परीक्षण के दौरान प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के बीच लागू संभावित अंतर मूल्य क्या होता है। ऑप्शन देखिए आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 किलो वोल्ट 1 मिनट के लिए। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें कोई ट्रिक नहीं। जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक, देखिए अगर 150 किलोमीटर से अधिक है तो वो लंबी वाली हो जाएगी। ठीक है, तो लंबी देखिए कहाँ पे है, बी नंबर। अगर 150 से कम और 50 से अधिक रहता है तो वो हो जाती है मध्यम वाली, और 50 से भी कम होता है तो वो होती है छोटी वाली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 67, एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता, दक्षता जो है सो किस पे निर्भर करती है, किसके समानुपाती या विपरीतानुपाती होता है, तो वो जो हो जाता है लोड फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। अगर लोड फैक्टर बढ़ेगा तो दक्षता भी ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 68, है हमारा, सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंबे को प्राथमिकता दी जाती है। तो सर्विस लाइन जो हम लोग वितरण करते हैं तो उसमें जो प्रयोग करते हैं आरसीसी पोल का। ठीक है, अच्छा होता है ये। नेक्स्ट है 69, उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो तुल्यकालिक मोटर अस्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तो देखिए जब कोणीय अवस्था में विकसित होगा अस्थिर अवस्था में, तो उसका जो हो जाएगा लॉक्ड रोटर। ठीक है, लॉक्ड। नेक्स्ट है 70 नंबर, 70 नंबर देखिए, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला आपको होगा याद। ठीक है, देखिए नो लोड माइनस फुल लोड होता है बटे फुल लोड गुने 100, देखिए यही होगा। चलिए नेक्स्ट है 71, एक अल्टरनेटर का आंशिक पिच 5/6 है, उसकी कुंडली दूरी कितनी होगी। देखिए जो टोटल होता है इसका 180 होता है। ठीक है, अगर आप उसका 5/6 बोल रहा है तो निकाल लीजिए आप, तो इसका हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, 150। चलिए नेक्स्ट है हमारा 72, एक सिंक्रोनस मोटर में 5वां हार्मोनिक्स वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए। देखिए जो अगर 5वां निकालेंगे तो देखिए 180 पुराना हमको, तो कितना में गुना करेंगे तो पूर जाएगा। 5 में कितना गुना, 36 गुना कीजिएगा, 36 में 5, तो 180 हमारा पूरा हो जाएगा, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा 36 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 73, कौन सी गैस बड़ी मशीनों में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होती है। शीतलक, ठीक है, तो शीतलक होता है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बड़ी मशीन का बात कर रहा है, बड़ी मशीन का। चलिए 74 है हमारा, यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो एसी डीसी दोनों पे काम करता है। नेक्स्ट है अनुतेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर इनमें से कौन सा है, जिसमें कोई उत्तेजना नहीं होता। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस मोटर कोई आवाज नहीं होता है, घूमने वाला पार्ट भी नहीं होता उसमें। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन
प्रति चक्कर कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 45 में अगर आप 8 का गुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 77 है अस्थाई संधारित्र विभक्त सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में नहीं होता है। तो ये किस में नहीं होता है? देखिए अब केंद्रीय स्विच इसमें नहीं होता है। देखिए जो परमानेंट कैपेसिटर होता है सिंगल फेज का उसमें अब केंद्रीय स्विच नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 78। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो अब केंद्रीय स्विच का जो हम लोग प्रयोग करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ये सबसे अच्छा प्रकार होता है कैपेसिटर मोटर का, ठीक है। 75% जब गति हो जाएगा तो वो अपने आप खुल जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति एफ बराबर क्या होती है? देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, ये एक फॉर्मूला ही है। क्या है फॉर्मूला? है एफ बराबर एफ आर बराबर एस एफ, रोटर की गति बराबर स्लिप गुने एफ, ठीक है, आवृत्ति। नेक्स्ट है 80 नंबर, बताना कौन सा सही है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसे एप्लीकेशन में प्रयोग होती है जहां प्रारंभिक वालाघूर्ण अधिक या गति में कम वेरिएशन की आवश्यकता होती है। देखिए ये सही है। अगला देख लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर आमतौर पर क्रेन, क्रशर, बॉल्व और एसएजी मिल में प्रयोग होती है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए इस यूनिवर्सल मोटर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में, घरेलू मिक्सी में, सिलाई मशीन में, यही सब में प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल, ये सब जो ऑप्शन दिया है ये दिया है श्रेणी मशीन का, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा 80 का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए केवल एक सही होगा। हाँ देखिए केवल एक सही होगा, ठीक है, बी वाला गलती था वो। देखिए नेक्स्ट है 81। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा ब्रश स्पार्किंग कम होती है क्योंकि कम्यूटेटर तथा ब्रश अनुपस्थित जो स्पार्क का कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जिसका 81 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 और 5 देखिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में दिया है। सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ठीक है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, 3 फेज होती है, ठीक है, इसलिए सही है। और ये भी सही है। और देखिए निर्माण में गैर किफ़ायती और मजबूत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सॉरी ये गलत है, क्योंकि गैर किफ़ायती नहीं वो किफ़ायती होते हैं। रख रखाव में आसान होता है, ये सही है। निर्माण में किफ़ायती और मजबूत होते हैं, ये सही है, बाकी ये गलत है, ठीक है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ये तो गलत है, ये तो सिंगल फेज होता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 82। देखिए ये नॉमरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे पावर फैक्टर दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है, आपूर्ति से जुड़ा हुआ है और 10 किलोवाट का उपयोग करता है, किलोवाट का। तो रेटेड लाइन धारा कितनी होगी, धारा पूछा है आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, धारा इतना होगा और ये क्षमता। चलिए नेक्स्ट है हमारा 83। ओपन कॉइल बाइंडिंग प्रयोग की जाती है। तो ओपन कॉइल जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं सिर्फ एसी मशीन में, और एक होता है बंद कॉइल, एक होता है अर्धबंद, तो वो करते हैं डीसी में। नेक्स्ट है हमारा, देखिए सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता, तो कोर का क्षमता तो कम होता है। देखिए एक होता है कोर, एक होता है सेल और एक होता है बेरी, ये ट्रांसफार्मर के प्रकार है। देखिए इसमें एक चुम्बक होता है, इसमें 2 चुम्बक होता है, ठीक है, और इसमें 2 से शायद ज़्यादा होता है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसमें देखिए 2 योक होता है और 2 लिम्ब होता है, और इसमें जो होता है सेल में 2 योक होता है और 3 लिम्ब होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो कोर का तो कम ही हो जाएगा सेल से। नेक्स्ट है 85। देखिए ये नॉमरिकल है, एक इतना दिया हुआ है, द्वितीय कुंडल में इतना फेरे हैं। देखिए ये है V1, ये है V2, ट्रांसफार्मर का बता रहे हैं, और द्वितीय कुंडलन में 66 फेरे। देखिए ये है N2, ठीक है, N2। तो प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या, देखिए फॉर्मूला आप लोग को बता देता है। एक होता है फॉर्मूला V2/V1 बराबर N2/N1, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है,
मैं बोल रहा हूँ, बराबर E2/E1 बराबर, सिर्फ आई उल्टा होता है, ठीक ना, I1 I2, बाकी बात सब में 2 ऊपर रहेगा, बस आई में जो करंट होता है हमारा 1 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसी पे सारा ये ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल बनता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसका जो आंसर होता है 85 का आंसर होगा सी नंबर 660। चलिए 86 का, 86 है हमारा, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर घूर्णन करता है। तो देखिए तुल्यकालिक गति पे घूर्णन करता है, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तुल्यकालिक गति रहता है उसका, ठीक है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता है। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग नीले से बदल के क्या होता है, देखिए गुलाबी हो जाता है, ठीक है, गुलाबी हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर में लगा होता है ब्रीदर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 88, सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है, कहाँ लगा होता है, सप्लायर फ्यूज जो लगा होता है वो एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 89, नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त एमसीबी इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो एमसीबी जो है सो ओवरलोड से भी और शॉर्ट सर्किट दोनों से करता है प्रदान, ठीक है। एमसीबी घर में प्रयोग करते हैं हम लोग, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 90, एक अर्धनिवाहक सेमीकंडक्टर पूछा है कि चालकता डैश के परिवर्तन के साथ परिवर्तन। देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है अर्धचालक, तापमान घटेगा तो उसका चालकता बढ़ेगा, और अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका चालकता घटेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तापमान पे निर्भर करता है, ठीक है, उसका चालक। बाकी बात चालक में नहीं होता ऐसा। देखिए चालक में अगर तापमान बढ़ा तो उसका चालकता भी बढ़ा, और तापमान घटा तो उसका चालकता भी घटा चालक में, लेकिन अर्धचालक में उल्टा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है 91, सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक कौन सा है। तो उसमें कोई पुर्जा नहीं होता जिसका आप अथी कर सकें, तो एमसीबी में ही एमसीबी ही होता है, एमसीबी। देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 92, कौन सा फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर के रूप में काम करता है। तो देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर के रूप में जो काम करता है, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा फ्यूज, ठीक है, धातु चढ़ा हुआ रहता है उस पर। नेक्स्ट है 93, 93 है हमारा, पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधी का उपयोग किया जाता है। तो उसमें सिलिका का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 94, वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का क्या उद्देश्य है। तो उसके ऊपर जो गलनीय प्लग लगा होता है थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर वाष्प दाब को मुक्त करता है, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 95, एक पूर्ण विसारक सतह हुआ है, यानी कि सभी तरीके से अच्छा से वहां पे प्रकाश जा रहा हो, यही पूछा गया, उसको क्या कहते हैं। तो उसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, संपूर्ण आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देती है, संपूर्ण आपतित प्रकाश को सोख लेती है, और संपूर्ण प्रकाश को विसरित कर देती है। तो यही सब हो जाएगा, ठीक है। 96, देखिए नॉमरिकल है, 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के 2 बल्बों को 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए। देखिए अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करेगा तो दोनों मंद प्रकाश करेंगे, क्योंकि देखिए श्रेणी में धारा समान होता है, और समांतर में अगर करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज समान होता है, ठीक है। तो समांतर में करने में बढ़ जाएगा, अधिक प्रकाश देगा। नेक्स्ट है 97, 97 है हमारा, 2 भूसंकल्प इलेक्ट्रॉनों के बीच न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो 2 मीटर होता है, ठीक है। जब 2 हम लोग इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं अर्थिंग में तो उसी के बीच की दूरी पूछा है, 2 मीटर होता है, ठीक है। अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहते हैं। तो अर्थ बिंदु से जो जुड़ी वस्तु रहती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। 99, 99 है हमारा,
रात्रि के समय फ्लोरेसेंट ट्यूब स्विच बंद करने पर भी रोशनी देती है। अगर स्विच आप बंद कर दिए फिर भी रोशनी दे रही है, तो खराबी कहाँ है? आपके स्विच में खराबी है। स्विच से फेज नियंत्रित ना होना, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर। जलते हुए विद्युत बल्ब का तंतु का तापमान कितना होता है? अगर कोई बल्ब जल रहा है तो उसका जो तंतु होता है, उसमें जो लगा होता है, कितना होता है उसका? वो हो जाता है 1500 से 2500। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, वीडियो यहीं तक था। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।